हेलो फ्रेंड्स, जीडी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन 45(1) है। कैपिटल गेन, एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स देखना होगा। कैपिटल एसेट का ट्रांसफर से जो भी प्रॉफिट गेन होता है उसे हम कैपिटल गेन बोलते हैं। मीन्स एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स shall be chargeable under head capital gain in the previous year in which transfer took place। जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर किया जाता है, जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल एसेट्स को, उसी ईयर्स में हमारा कैपिटल गेन अराइज होता है। इसके अलावा अब देखेंगे सेक्शन 214 डिफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया तो उस पर कैपिटल गेन होता है, लेकिन कैपिटल एसेट्स है क्या? तो कैपिटल एसेट्स के लिए कैपिटल एसेट का डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 214 के हिसाब से अकॉर्डिंग। सेक्शन 214 के अकॉर्डिंग डिफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मीन्स, कैपिटल एसेट बोलते हैं, कैपिटल एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। ऐसी प्रॉपर्टी जो एसएससी हेल्ड कर रखा हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो एसएससी हेल्ड कर रखा हो, ये प्रॉपर्टी जो बिजनेस प्रोफेशन से कनेक्टेड हो या ना हो, ये प्रॉपर्टी बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, मीन्स बिजनेस का हो या ना हो, उससे इस चीज़ को नहीं लेना है। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। एक तो ये है। दूसरी चीज एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एफआईआई के द्वारा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा कोई भी सिक्योरिटी हेल्ड किया हो गया हो, लेकिन बट कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इस केस में कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। किन किन आइटम्स को? एक तो स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड जो हो, स्टॉक इन ट्रेड इसे कैपिटल एसेट्स में नहीं लिया जाता है। मूवेबल पर्सनल एसेट्स, अगर मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी हो, मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी हो तो इसे भी नहीं लेते हैं कैपिटल एसेट्स में। जो यूज किया जाता है एसएससी के द्वारा और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के द्वारा, किस चीज के लिए? पर्सनल पर्पस के लिए। अगर मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी जो है एसएससी के द्वारा यूज किया जाता है या उसके फैमिली मेंबर्स के द्वारा यूज किया जाता है पर्सनल पर्पस के लिए, तो इसे इस मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जब ये कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड नहीं होगा तो इसके सेल पे कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये कि मूवेबल प्रॉपर्टी में इन चीज़ों को लेते हैं, ये कैपिटल एसेट्स माना जाता है। वो चीज़ें कौन कौन से हैं? ये चीज़ें हैं, एक तो ज्वेलरी होगी, इसमें ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ को हम मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी होने के बावजूद इस चीज़ को कैपिटल एसेट्स मानते हैं। इसके अलावा और इसके सेल पे कैपिटल गेन अराइज होगा। इसके अलावा रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो होता है इसे भी कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड, इंडिया में जो भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड हो तो उसे भी कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है। इसके अलावा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999 और डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, इस चीज़ को भी कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाता है। इसके अलावा कैपिटल एसेट्स में क्या चीज़ें होंगी? इसके अलावा कैपिटल एसेट्स में एक तो यूलिप to which exemption under section 1010D does not apply due to fourth and fifth proviso के लिए यूलिप जिसमें एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होता, यूलिप टू विच एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010D डज नॉट अप्लाई। क्यों? किसकी वजह से? ड्यू टू फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोवाइजो की वजह से जिस पे एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होता है, इस यूलिप को भी कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड किया गया है। यूलिप बोलते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान को। इसके अलावा इन तीनों चीज़ों को कैपिटल एसेट्स माना गया है। मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस प्रोफेशन, ये प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़, कोई भी सिक्योरिटी जो हेल्ड कर रखा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा, उसे बोलते हैं कैपिटल, बट कैपिटल एसेट डज नॉट इंक्लूड। ये जो भी सिक्योरिटी हेल्ड कर रखा है एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लेकिन इस वाले कैपिटल एसेट्स में
इन आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, ये 4 आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं जो मैंने बताया आपको, ये 4 आइटम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। और इसके अलावा यूलिप, इन तीनों चीज़ों को कैपिटल एसेट्स में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें अब देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अब हमें देखना है। एसेट्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस ऑफ एसएससी, कोई एसेट्स जो पर्सनल पर्पस के लिए एसएससी यूज करता हो, जैसे टीवी, कार, मोबाइल, ये कैपिटल एसेट्स नहीं होता है और कैपिटल गेन इस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ये इसके अलावा जो ज्वेलरी हो, ड्राइंग, पेंटिंग, ये कैपिटल एसेट्स माना गया है और ये पे कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। इसके साथ गोल्ड यूटेंशियल हो, सिल्वर बार्स हो, सिल्वर कॉइन्स हो, वर हेल्ड नॉट टू बी कंसीडर्ड एज पर्सनल इफेक्ट, कैपिटल गेन एप्लीकेबल। मीन्स आपके पास गोल्ड यूटेंशियल हो, सिल्वर बार्स हो, सिल्वर कॉइन्स हो, इसे अगर आपने हेल्ड कर रखा है तो इसे पर्सनल इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा और इस पे पर्सनल इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा और ये कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। गोल्ड यूटेंशियल हो, सिल्वर बार्स हो, सिल्वर कॉइन्स हो, वर हेल्ड नॉट टू बी कंसीडर्ड एज पर्सनल इफेक्ट, इसे पर्सनल इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जाता है और ये इस पे कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। इसके साथ सिल्वर यूटेंशियल हेल्ड टू बी पर्सनल इफेक्ट, सिल्वर यूटेंशियल को पर्सनल इफेक्ट हेल्ड किया जाता है तो इस केस में कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। ये केस है बनारसी लाल कस्तूरबा का। इस केस में सिल्वर यूटेंशियल को पर्सनल इफेक्ट हेल्ड किया माना गया और इस पर कैपिटल गेन अराइज नहीं हुआ। इसके अलावा कार यूज इन द बिजनेस ट्रीटेड एट कैपिटल एसेट, अगर कार का यूज़ किया गया जाता है बिजनेस में, कार को यूज़ किया जाता है बिजनेस में तो इसे ट्रीट करेंगे कैपिटल एसेट्स। कार का यूज़ बिजनेस में किया जाता है तो उसे कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा ज्वेलरी मीन्स ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीसियस मेटल और एनी एलॉय कंटेनिंग सच मेटल। तो ये ज्वेलरी में इन चीज़ों को लेते हैं। ज्वेलरी का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्नामेंट्स जो बना होता है गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का और कोई अदर प्रीसियस मेटल का और एनी एलॉय कंटेनिंग सच मेटल, और इस तरह के मेटल्स में कंटेन हो तो इसे ज्वेलरी कहा जाता है। ज्वेलरी में और इंक्लूड होते हैं प्रीसियस स्टोन्स, ज्वेलरी में प्रीसियस स्टोन को भी इंक्लूड किया जाता है। प्रीसियस स्टोन्स वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल और अदर आर्टिकल। प्रीसियस स्टोन, ज्वेलरी मीन्स प्रीसियस स्टोन को भी ज्वेलरी में कवर्ड किया गया है। प्रीसियस स्टोन वेदर और नॉट सेट इन फर्नीचर, ये प्रीसियस स्टोन फर्नीचर में सेट हो या ना हो, या यूटेंसिल या कोई अदर आर्टिकल में सेट हो या ना हो, प्रीसियस स्टोन को ज्वेलरी में कंसीडर्ड किया गया है। अर्बन एरिया क्या है? अर्बन एरिया का डिफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया, एनी एरिया म्युनिसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 मोर, कोई ऐसी एरिया जहाँ की म्युनिसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड उस एरिया का पॉपुलेशन, उस म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड का पॉपुलेशन 10,000 या ज़्यादा, 10,000 और मोर हो, 10,000 और मोर हो तो उस एरिया को अर्बन एरिया कहा जाता है। इन द फॉलोइंग एरिया विद इन द डिस्टेंस मीजर्ड एरियली, इसको हम जो डिस्टेंस मीजर करेंगे एरियली मीजर करेंगे। अब इसमें देखना पड़ेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एरिया रेफर्ड इन पॉइंट ए, जो हमने ए में पढ़ा मीन्स जो म्युनिसिपैलिटी की बात हुई, म्युनिसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड का जो पॉपुलेशन हमने देखा 10,000 मोर, इस केस में देखना पड़ेगा कि अगर उस म्युनिसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एरिया का पॉपुलेशन है 10,000 मोर है तो उसमें देखेंगे कि अप टू, अगर उस एरिया का पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू लास्ट सेंसस अगर 10,000 से ज़्यादा अप टू 1 लाख तक हो तो उस केस में अप टू 2 किलोमीटर्स को भी हमने क्या मानना है? अर्बन एरिया मानना है। इसके अलावा अगर उस एरिया का पॉपुलेशन अगर 1 लाख से लेकर 1 लाख से ज़्यादा लेकिन अप टू 10 लाख तक पॉपुलेशन हो तो उस केस में अप टू 6 किलोमीटर के एरिया को भी हम अर्बन एरिया कहते हैं। लेकिन अगर उस एरिया का पॉपुलेशन ग्रेटर 10 लाख मीन 10 लाख से ज़्यादा हो तो उस केस में अप टू 8 किलोमीटर्स के एरिया को भी अर्बन एरिया कहा जाता है। और देखते हैं
रूरल एरिया मीन्स एरिया विच इज़ नॉट अर्बन एरिया। हमने अर्बन एरिया देख लिया, अगर ये अर्बन एरिया है तो ये इसके अलावा जो भी एरिया होंगे वो रूरल एरिया होगा। इसके अलावा हमने देखना है कि अगर प्रॉपर्टी में हमने इसे भी इंक्लूड करना है। प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्लूड्स एनी राइट्स इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी, को ऐसी राइट्स, प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्लूड्स एनी राइट्स इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट। कोई भी राइट हो उसे प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाता है। ऐसी राइट हो जो इंडियन कंपनी के रिलेशन में हो और उसमें इंक्लूड होता हो राइट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का राइट या फिर कंट्रोल, मैनेजमेंट का राइट हो या कंट्रोल हो या फिर कोई अदर राइट्स हो, तो उसे भी प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाता है। प्रॉपर्टी में इस राइट्स को भी इंक्लूड किया जाता है। किसके रिलेशन में? इंडियन कंपनी के रिलेशन में। इंडियन कंपनी के रिलेशन में कोई भी राइट्स हो तो उसे भी प्रॉपर्टी माना जाता है, प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया जाता है। हमने देखा कैपिटल गेन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो कैपिटल एसेट देखना है और ट्रांसफ़र देखना है। ट्रांसफ़र देखना है तो हमने इससे पहले कैपिटल एसेट्स देख लिया कि कैपिटल एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब हम देखते हैं ट्रांसफ़र क्या है, ट्रांसफ़र का डिफिनीशन क्या है। तो ट्रांसफ़र का डिफिनीशन सेक्शन 247 बताता है ट्रांसफ़र इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र में इंक्लूड होंगी। एक तो सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट्स, एसेट का सेल करना, एक्सचेंज करना, रिलिंक्विशमेंट करना। बी द एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स, किसी राइट्स को एक्सटिंग्विशमेंट करना। इसके बाद सी कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, किसी लॉ में कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेना, इसे भी ट्रांसफर कहते हैं। इसके अलावा डी कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन करना, इसे भी ट्रांसफर कहा जाता है। इसके अलावा ई अलाउइंग द पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन को अलाउ कर देना। टू बी टेकन और रिटेन्ड इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन को अलाउ कर देना, पोजेशन के लिए अलाउ कर देना। किस चीज़ के लिए? पार्ट परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट परफॉर्मेंस के साथ ही। रिटेन, टेकन और रिटेन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी को पोजेशन को अलाउ कर देना, पोजेशन को अलाउ करना, ये भी ट्रांसफर माना जाएगा। इसके अलावा एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन लाइक बिकमिंग अ मेंबर और एक्वायरिंग शेयर इन अ कंपनी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मीन्स कोई ऐसी ट्रांजेक्शंस जिसका इफेक्ट क्या है, जिसका इफेक्ट है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाना। जिसका इफेक्ट क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाना, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को भी ट्रांसफर माना जाता है। इसके अलावा रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड का रिडेम्पशन हो जाना, यह भी ट्रांसफर में इंक्लूड होता है। तो इन चीज़ों को हम ट्रांसफर कहते हैं। ये सेक्शन 247 के अकॉर्डिंग ये डिफिनेशन ऑफ ट्रांसफर हमने पढ़ा। तो इसके बाद हमने पहली चीज़ हमने क्या देखा, कैपिटल एसेट्स क्या है, अब ट्रांसफर किसे कहते हैं। ये दो चीज़ें कैपिटल गेन के लिए ज़रूरी था, तो हमने इस दोनों को देख लिया। इसके बाद अब हम देखते हैं कि कैपिटल एसेट्स का टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होता है, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स में देखते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होता है, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है। दो तरह के कैपिटल एसेट्स, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अब इसमें देखेंगे नेचर ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट का नेचर क्या होगा, कैपिटल एसेट का नेचर में देखते हैं। एक तो सिक्योरिटी हो अदर देन यूनिट के अलावा जो सिक्योरिटी हो और लिस्टेड हो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। दूसरी चीज़, एक तो सिक्योरिटी हो अदर देन यूनिट की बात हो रही है, सिक्योरिटी अदर देन यूनिट, और ये लिस्टेड हो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया में। और दूसरी चीज़ यूनिट्स हो, यूटीआई इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, यूटीआई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का यूनिट्स हो। और तीसरी चीज़ जीरो कूपन बॉन्ड हो। तो इसके लिए क्या होगा, अगर ये तीनों चीज़ें अगर हेल्ड कर रखा है आपने लेस देन 1 ईयर या अप टू 1 ईयर, लेस देन इक्वल टू 1 ईयर हेल्ड कर रखा है, लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर मीन्स 1 ईयर तक आपने इस चीज़ को रखा, हेल्ड कर रखा है, तो इस 1 ईयर तक के आपको क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म। 1 ईयर तक शॉर्ट टर्म। अगर ये 1 ईयर से ज़्यादा हो, हेल्ड मोर देन 1 ईयर,
हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर इन तीनों चीज़ों को आपने मोर देन 1 ईयर हेल्ड कर रखा है तो इसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। मोर देन 1 ईयर हेल्ड कर रखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, अप टू 1 ईयर्स तक हेल्ड कर रखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। इसके अलावा सेकंड में ये है कि अगर अनलिस्टेड, यहाँ तक क्या था, सिक्योरिटी था जो लिस्टेड था रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन दूसरी चीज़ अगर अनलिस्टेड शेयर हो, अगर आपके पास अनलिस्टेड शेयर हो और शेयर नॉट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में ना हो, तो इस केस में अनलिस्टेड शेयर को या फिर अनलिस्टेड शेयर हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स लैंड बिल्डिंग वगैरह इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, अगर ये हेल्ड कर रखा है आपने अप टू 2 ईयर्स तक, हेल्ड कर रखा है अप टू 2 ईयर्स मीन्स लेस देन और इक्वल टू 2 ईयर्स तक हेल्ड कर रखा है, तो इस 2 ईयर्स तक हेल्ड करने को आप क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म होगा इस केस में। अगर आपने हेल्ड कर रखा है मोर देन 2 ईयर्स के लिए, मोर देन 2 ईयर्स के लिए हेल्ड कर रखा है, तो इस केस में आपके लिए होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। इसके अलावा अगर कोई भी, इसके अलावा जो भी आपके पास अदर एसेट्स हैं, इसके अलावा जो भी आपके पास अदर एसेट्स हैं, इसके अलावा जो भी आपके पास अदर एसेट्स हैं, तो उसे हम बोलते हैं, उसके लिए होल्डिंग पीरियड देखते हैं। अगर अदर एसेट्स हेल्ड कर रखा है आपने अप टू 3 ईयर्स मीन्स लेस देन और इक्वल टू 3 ईयर्स होल्ड कर रखा है अदर एसेट, तो उस केस में लेस देन और इक्वल टू 3 ईयर्स के लिए आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा, और हेल्ड कर रखा है अदर एसेट्स मोर देन 3 ईयर्स, तो इसके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स माना जाएगा आपके लिए। जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगा आपके लिए, अब उसे आप ट्रांसफर करते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स आपने हेल्ड कर रखा है और उसे ट्रांसफर करते हो तो उस पर जो होगा कैपिटल गेन, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। अब कैपिटल गेन को कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, कैपिटल गेन को कंप्यूट कैसे करेंगे, तो इसके लिए अब मैं फॉर्मेट बताता हूं, इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको कैपिटल गेन निकालना है। तो अब तक हमने पढ़ा कैपिटल एसेट्स क्या है, ट्रांसफर किसे बोलते हैं, और कैपिटल गेन कैसे होगा। कैपिटल गेन कब होगा, जिस ईयर में ट्रांसफर करते हैं कैपिटल एसेट्स को, उस ईयर में ही कैपिटल गेन अराइज होता है। ठीक है, इसके साथ अब हम देखते हैं सेक्शन 48। सेक्शन 48 बताता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन को कंप्यूट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज तो देखना है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो आपने कैपिटल एसेट्स बेचा है उसका फुल वैल्यू क्या है, उसका फुल वैल्यू कंसिडरेशन मींस कितने टोटल पैसे मिले हैं, उसके लिए कंसिडरेशन कितना मिला है उस वैल्यू को लेंगे, माइनस आपने ट्रांसफर करने पे, आपने उस कनेक्शन उस एसेट को ट्रांसफर करने पे क्या आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया गया है, जो आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किया है उसे ट्रांसफर करने में उसे लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे बोलते हैं नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन में हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो आप एसेट्स आपके पास है, जो जिस एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो उससे एक्विजिशन के वक्त क्या कॉस्ट था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने कितने का एक्वायर किया था, कॉस्ट एक्विजिशन लेस करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कोई आपने उसमें खर्च किया इंप्रूव करने के लिए उस एसेट को, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी कॉस्ट आपके हैं उसे लेस करेंगे। और इन चीज़ों को लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसे बोलते हैं कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस, या कैपिटल गेन आएगा आपका या कैपिटल लॉस आएगा आपका। इस फॉर्मेट को हमेशा ध्यान रखना है, इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। एक नोट आपको ध्यान रखना है, साइट एंड बिल्डिंग आर सेपरेट एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के पर्पस के लिए हमेशा साइट और बिल्डिंग को सेपरेटली एसेट्स मान के उसे कैपिटल गेन को कैलकुलेट करेंगे। मींस आपके पास साइट हो, उस साइट पे आपने बिल्डिंग बना रखी है, तो साइट के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन, बिल्डिंग के लिए अलग करेंगे। साइट के लिए आपको, अगर साइट आपने अक्वायर्ड किया गया है बिफोर 2 ईयर्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया है विद इन 2 ईयर्स, देन वी हैव टू कैलकुलेट सेपरेट कैपिटल गेन फॉर बोथ एसेट्स। अगर आपने साइट को अक्वायर किया था 2 साल पहले और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया विद इन 2 ईयर्स के अंदर 2 सालों के अंदर, उस केस में आपको सेपरेटली कैपिटल गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा बोथ एसेट्स के लिए। मीन्स साइट के लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटल गेन और बिल्डिंग के लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल गेन जो होगा लैंड मीन्स साइट पे जो कैपिटल गेन होगा उसे ट्रीट करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसलिए कि वो साइट 2 सालों से ज़्यादा का है।
उस प्रॉपर्टी जो आपने हेल्ड किया है साइट 2 ईयर्स, मोर देन 2 ईयर्स है, इस केस में ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स पे जो भी आपने ट्रांसफर किया और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जो भी गेन होता है तो उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो साइट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और बिल्डिंग क्योंकि 2 सालों के अंदर अंदर आपने कंस्ट्रक्ट किया है और उसे ट्रांसफर कर दिया है, तो बिल्डिंग 2 सालों से कम आपने हेल्ड किया है, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगा। और इस पर ट्रांसफर पे जो भी गेन होंगे उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो इस केस में साइट और बिल्डिंग के केस में सेपरेट एसेट्स मान के कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगे आपको तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।